कौशल्या की अलमारी दूसरे कमरे में थी। दीवार में बनी हुई छोटी सी अलमारी थी जिसमें इसकी कुछ किताबें और साड़ियां वगैरह पड़ी थीं। कौशल्या बीए कर चुकी थी और अब अंग्रेजी और हिंदी रिसालों और अखबारों में फलाह बहबूद के मजमून लिखती थी। इसने अलमारी खोली और जरा आगे होकर मुझे अलमारी में पड़ी साड़ियों के पीछे बिठा दिया और आहिस्ता से पूछा, महाराज यहाँ आपको तकलीफ ना होगी? मैंने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पिताजी से तुम्हारी जो बात हुई मुझे वो फौरन आकर बता देना, क्योंकि मुसीबत को मैं तुम्हारे घर के ऊपर मंडलाते हुए देख रहा हूँ। अगर जल्दी कोई उपाय न किया गया तो इस घर की खुशियाँ और सुकून बर्बाद हो जाएगा। इसने कहा, महाराज मैं फौरन आपको बता दूंगी। ये कहकर इसने अलमारी बंद कर दी। मेरी स्कीम अगरचे जरा पेचीदा हो गई थी, मगर मुझे यकीन था कि कामयाब जरूर होगी, क्योंकि मैं कौशल्या को नाग देवता के भाई की हैसियत से डराने में कामयाब हो गया था और अपने घर को तबाही से बचाने के वास्ते कौशल्या कुछ भी कर सकती थी। अलमारी की बंद फिजा में अजीब सी नामानूस बू फैली हुई थी। शायद ये फाइनाइल की गोलियों की बू थी। पहले तो मैं इंसान और सांप होने की हैसियत से इस बू को बर्दाश्त करता रहा, फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं ज्यादा देर अलमारी में इस बू को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। फाइनाइल की गोलियां तय की हुई साड़ी में कुछ ज्यादा ही रखी गई थीं। इनकी तेज बू सीधी मेरे इंसानी दिमाग में चढ़ रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन मैं अलमारी में बंद था और मुझे इस वक्त तक यहीं बंद रहना था जब तक कि कौशल्या दोबारा नहीं आती। खुदा ने मुझ पर बड़ा करम किया कि कोई 1 घंटे बाद ही कौशल्या मेरे लिए दूध लेकर आ गई। इसने अलमारी का पट खोला तो ताज़ा हवा अंदर आई और मेरी जान में जान आ गई। इसने मुझे दूध पिलाया और उठाकर अपनी साड़ी में छुपा लिया। तो मैंने पूछा, पिताजी से कोई बात हुई? वो बोली, पिताजी अभी तक वापस नहीं आए, इनके आते ही मैं इनसे बात करूंगी। मैंने एक स्कीम सोच ली है, मुझे बताओगी? मैंने पूछा। इसने कहा, महाराज आप तो मेरे साथ ही हैं, पिताजी से जब जो बात करूंगी तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। कौशल्या का छोटा भाई, जिसकी उम्र 10-11 बरस की होगी, अंदर आ गया। बोला, दीदी तुम अलमारी में किससे बातें कर रही हो? कौशल्या ने कहा, मेरी इस अलमारी में भगवान कृष्ण की जो तस्वीर है ना, मैं इससे बातें कर रही थी। और वो माताजी के कमरे में आ गई। शाम के वक्त कौशल्या का बाप वापस आया। इसने अपनी बीवी यानी कौशल्या की माँ की खैरियत दरियाफ्त की। कहने लगा, हेडक्वार्टर में देर हो गई। पैलेस होटल के धमाके की वजह से मंत्री ने सख्त दबाव डाला हुआ है। एक दहशतगर्द पकड़ा गया है। अभी तक वो कुछ नहीं बता रहा, बड़ा टाइम देना पड़ता है। कौशल्या भी पास ही बैठी थी। इसने जो स्कीम सोच रखी थी इस पर अमल शुरू करते हुए अपने बाप से कहा, पिताजी मेरा एक काम कर देंगे? इसके बाप ने कहा, कहो बेटी क्या काम है? कौशल्या ने कहा, पिताजी कोलकाता के अंग्रेजी अखबार अमृत बाजार के एडिटर ने मुझे कहा है कि मैं इनके लिए दहशतगर्द पर एक रिसर्च मजमून लिखूं। इसके लिए जरूरी है कि मैं 1-2 दहशतगर्दों से खुद बातचीत करूं, इनको एक नज़र देखूं। आपके पास इस वक्त 1-2 आतंकवादी या दहशतगर्द CIA के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। अगर मुझे इनको देखने और इनसे 1-2 बातें पूछने का मौका मिल जाए तो मेरा मजमून बड़ा कामयाब रहेगा और हो सकता है अमृत बाजार के एडिटर मुझे दिल्ली में अपने अखबार का मुस्तकिल नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। मैंने दिल में कौशल्या के ज़हन की दाद दी। इसने ऐसी स्कीम सोची थी कि इसके बाप के लिए इनकार करना मुश्किल हो गया था और ऐसा ही हुआ। इसके बाप ने कहा, बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मैं कल ही अपने साथ ले चलूंगा। इस वक्त CIA के हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 आदमी हमने ऐसे पकड़ रखे हैं जिन पर हमें शुबा है कि वो दहशतगर्द हैं। तुम बेशक इनसे बातचीत कर लेना, मगर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें इन खतरनाक लोगों से अकेला नहीं मिलने दूंगा। कौशल्या ने कहा, ना भी नहीं चाहती पिताजी, आप जरूर मेरे साथ रहेंगे। कौशल्या इतनी खुश नहीं होगी जितना खुश मैं हुआ था। दूसरे रोज दोपहर से पहले कौशल्या का बाप थाने से आ गया और कौशल्या को साथ लेकर CIA के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हुआ। मैं कौशल्या की साड़ी में छुपा हुआ था। हम रिक्शे में थे। खतरा था कि कौशल्या का बाप मुझे देख न ले। चुनाचे मुझे कुछ मालूम नहीं कि रिक्शा कौन कौन सी सड़कों पर गुजरता हुआ आखिर एक जगह घूमकर थोड़ी दूर तक चला और फिर रुक गया। कौशल्या रिक्शे से उतरी और चलने लगी। मैंने जरा सी गर्दन ऊपर की। मेरे आगे कौशल्या की साड़ी का पल्लू था। सर्दी की वजह से कौशल्या ने सूती साड़ी पहन रखी थी जिसमें से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कौशल्या ने मुझे रवाना होने से पहले गुसलखाने में जाकर बता दिया था कि जिस आदमी को हम देखने जा रहे हैं इससे बातें करते वक्त पिताजी मेरे साथ ही बैठे होंगे, इसलिए
आप खामोशी से मंत्र पढ़ कर फूंक देना। मैंने कौन सा मंत्र पढ़ कर फूंकना था? मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि जिस आदमी को पुलिस ने दहशतगर्दी के शुबे में पकड़कर जेरे हिरासत रखा हुआ है वो कमांडो खालिद ही है या कोई और है। मैंने कौशल्या से कहा, फिक्र न करो, मैं खामोशी से मंत्र पढ़ कर फूंकूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भगवान करे ये वही आदमी हो जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई है। मुझे महसूस हो रहा था कि कौशल्या एक दो राहदारियों में से गुजरी है। इसके पिताजी को 2-3 आदमियों ने नमस्ते भंडारी जी भी कहा था। ये आदमी खुफिया पुलिस का आदमी था और यहाँ इसको सभी जानते थे। फिर ऐसे लगा जैसे हम लोग सीढ़ियां उतर रहे हैं। हम दिल्ली CIA के हेडक्वार्टर के किसी तहखाने में जा रहे थे जो यकीनन तौर पर टॉर्चर सेल ही था। नीचे पहुंचकर किसी ने कौशल्या के बाप को नमस्कार भंडारी साहब कहा। कौशल्या के बाप ने पूछा, मुलजम इसी सेल में है या किसी दूसरे सेल में पहुंचा दिया गया है? दूसरे आदमी ने कहा, सर इसी सेल में है। ये कोई पुलिस का संतरी होगा जो वहाँ गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। कौशल्या के बाप ने संतरी से कहा, मुखराम दरवाजा खोल दो, मुझे मुलजम से कुछ बातें पूछनी हैं। मुझे पहले ताला खोलने और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। कौशल्या आगे बढ़ी। अचानक मुझे कमांडो खालिद के जिस्म की तेज बू महसूस हुई। मैं आज भी इस मामले को हल नहीं कर सका कि मुझे इससे पहले कमांडो खालिद की बू क्यों नहीं महसूस हुई थी, जबकि एक रोज पहले तेज हवा में भी मैंने इसके जिस्म की बू दूर से आती हुई महसूस कर ली थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि कमांडो खालिद दिल्ली शहर में ही था और मुझे इसकी बू बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि ऐन इस वक्त महसूस होने लगी जब इस कोठरी का दरवाजा खोला गया जिसमें वो बंद था। हो सकता है इसकी वजह ये हो कि मुझ पर जो दौरा पड़ता था मैं इसकी वजह से सांप की शक्ल में तब्दील नहीं हुआ था, बल्कि इस सांप के डसने से मेरी इंसानी शक्ल तब्दील हुई थी जिसने मुझे गड्ढे में दफन शुदा हालत में काटा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि जिस सांप ने मुझे डस कर इंसानी रूप में तब्दील किया था इसके जहर का असर मुझ पर कब तक कायम रहेगा और मुझ में और कौन कौन सी तब्दीलियां होगी। इस सांप के जहर का पहला असर तो ये हुआ कि मुझे अपने किसी करीबी साथी की बू दूर से आ जाया करती थी। इसमें गड़बड़ पैदा हो गई थी। कौशल्या के बाप ने किसी को हुक्म देने के अंदाज में कहा, सीधे होकर बैठ जाओ। कौशल्या जानती थी कि मुझे इस आदमी को देखकर शनाख्त करना है कि आया ये वही शख्स है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। इसने साड़ी के पल्लू को एक तरफ हटा कर जरा नीचे कर लिया। मैंने देखा कि तहखाने की मदम रोशनी में एक आदमी जमीन पर कंबल लपेटे बैठा है। मैं इसे कैसे नहीं पहचान सकता था। ये मेरा मौसन और मेरा मुजाहिद साथी कमांडो मंजर खालिद था। इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और एक आंख सूजी हुई थी। कौशल्या के बाप ने अपनी बेटी से कहा, कौशल्या बेटी, ये दहशतगर्द पाकिस्तानी जासूस है। इसके दूसरे साथी भी हैं जिन्हें हम बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तुम्हें इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो। मेरे और कौशल्या के दरमियान ये बात तय हो चुकी थी कि अगर ये शख्स वही हुआ जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी तो मैं इसकी साड़ी के अंदर अपना सर इसके जिस्म से 2 बार रगड़ूंगा। चुनाचे मंजर खालिद कमांडो को देखने के बाद मैंने ऐसा ही किया। कौशल्या फौरन समझ गई कि हमें हमारा मतलूबा शख्स मिल गया है। इसने कमांडो खालिद से यूं ही सवाल पूछने शुरू कर दिए जिनके जवाब कमांडो खालिद ने बेदिली से हाँ और ना में दिए। कौशल्या मुझे वक्त दे रही थी ताकि मैं नाग देवता का खास मंत्र पढ़कर इस आदमी पर फूंक सकूं, जिसके बाद इसके खानदार पर आने वाली मुसीबत से निजात मिलनी थी। मैं ये सब कुछ ड्रामा कर रहा था। मुझे भला कौन सा मंत्र पढ़ना आता था। मैंने यूं ही एक बार कौशल्या पर जाहिर करने के लिए मुंह से फनकार की हल्की सी आवाज निकाली जिसको वही सुन सकी होगी। इससे मेरी मुराद ये थी कि वो समझ आए कि मैंने मंत्र पढ़कर फूंक दिया है। हकीकत में मैं ये सोच रहा था कि कमांडो खालिद को यहाँ से किस तरह फरार कराया जाए। ये इतना आसान काम नहीं था। कोठड़ी तहखाने में थी और बाहर पुलिस का संतरी पहरे पर मौजूद था। इसके अलावा ये तहखाना भारत की मरकजी हुकूमत की इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर की इमारत में था। यहाँ तक मेरा एक सांप की शक्ल में पहुँचना इतना आसान नहीं था। मुझे रास्ता भी मालूम नहीं था। मैं यही सोच रहा था और कौशल्या की साड़ी से सर बाहर निकाले अपने साथी मुजाहिद कमांडो खालिद को भी बेबसी की हालत में देख रहा था। इसकी शक्ल सूरत जाहिर कर रही थी कि इस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है, लेकिन वो एक बहादुर और इस्लाम का सच्चा मुजाहिद था। इसने अभी तक अपने किसी साथी का नाम पता नहीं बताया था।
जब कौशल्या को यकीन हो गया कि मैंने मंत्र फूंक दिया है तो इसने अपने बाप से कहा, पिताजी अब मुझे किसी दूसरे दहशतगर्द से मिलवा दें। इससे जो पूछना था मैंने पूछ लिया है। इस दौरान मैंने बड़ी कोशिश की और कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे मैं कमांडो खालिद को बता सकूं कि वो फिक्र ना करे। मैंने इसे देख लिया है और मैं इसे इस जहन्नम से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कौशल्या के बाप के होते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर इसका बाप हमारे साथ ना होता तो मैं कमांडो खालिद पर अपना आप जाहिर कर सकता था और मुझे देखकर इसका हौसला भी बढ़ जाता और उम्मीद भी बन जाती कि मैं इसको वहां से निकालने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन कौशल्या का बाप अपनी बेटी के बिल्कुल साथ ही स्टूल पर बैठा था और एक गार्ड संतरी भी हमारे पीछे राइफल लेकर खड़ा था। दोनों बाप बेटी कोठरी से बाहर आ गए। कौशल्या कुदरती तौर पर यह जानने के लिए बेकरार थी कि क्या ये हमारा मतलूबा आदमी ही था और क्या मैंने इस पर नाग देवता का मंत्र फूंक दिया है। वो अपने बाप से अलग होने के बहाने तलाश करने लगी थी। एक बार इसने बाप से कहा कि यहाँ फिजा बड़ी बंद है, मैं बाहर जाऊंगी। जब बाप ने कहा कि अब आई हो तो दूसरे दहशतगर्द से भी बातचीत कर लो, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। दूसरा दहशतगर्द कोई भारतीय सिख था। कौशल्या ने इससे यूं ही 1-2 बातें पूछी और अपने बाप से कहा, पिताजी यहाँ बाथरूम किस तरफ है। बाप ने कहा, ऊपर वाले कमरे में आ जाओ बेटी। मैंने बड़ी एहतियात के साथ कोशिश करके अपना छोटा सा सर कौशल्या के साड़ी से थोड़ा सा ऊपर करके देखा ताकि मैं देख सकूं कि कमांडो खालिद के तय खाने वाली कोठरी को यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। मैं एक एक जिने और राहदारी को अपने जहन में बिठाता जा रहा था। हम लोग एक जिने पर से होकर ऊपर वाली मंजिल में आ गए। कौशल्या का बाप एक कमरे में आकर कहने लगा, बेटी वो सामने जनाना बाथरूम है। कौशल्या तेज तेज कदमों से बाथरूम में आ गई। अंदर आते ही इसने दरवाजे की चटखनी लगाई और मुझे बोली, महाराज क्या ये वही आदमी था। मैंने धीमी आवाज में कहा, कौशल्या यह लोक के सारे देवता तुम पर बड़े मेहरबान हैं। तीर ठीक निशाने पर लगा है। ये वही आदमी है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। कौशल्या ने खुश होकर आहिस्ता से पूछा, महाराज आपने नाग देवता का मंत्र पढ़कर फूंक दिया था ना? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने इस आदमी को शनाख्त करने के फौरन बाद ही नाग देवता जी का खास मंत्र पढ़कर फूंक दिया था। कौशल्या ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, महाराज अब हमारे घर पर आने वाली मुसीबत टल गई है ना? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगा। दरअसल मुझे अभी कौशल्या से काम लेना था क्योंकि CIA के हेडक्वार्टर में कमांडो खालिद की मौजूदगी साबित हो गई थी और मुझे इसे वहां से फरार करना था और कौशल्या की मदद के बगैर कमांडो खालिद के फरार का कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता था। चुनाचे मैं इसको अपने हाथ में रखना चाहता था। कौशल्या ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, महाराज आप तो कहते थे कि मंत्र फूंकने के बाद हमारे ऊपर आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएंगी। मैंने कहा, ये मैं तुम्हें घर जाकर ही बता सकूंगा। कौशल्या का बाप तो CIA हेडक्वार्टर में ही रहा। कौशल्या अकेली रक्षा लेकर घर वापस आ गई। घर आते ही इसने अपनी माता को बताया कि पिताजी ने मुझे 2 दहशतगर्दों से मिलवाया है। माताजी मुझे इनसे बातें करके बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिली हैं। अब हमारा मजमून लोगों को बड़ा पसंद आएगा। इसकी माँ बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठने के बाद कौशल्या धूप के बहाने मुझे लेकर छत पर आ गई। छत पर आते ही वो चारपाई पर बैठ गई और मुझे साड़ी से निकालकर अपने सामने चारपाई पर रख दिया और हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और बोली, महाराज मुझे बताएं कि अब क्या कसर बाकी रह गई है। मैं अपने खानदान को आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, कौशल्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, नाग देवता ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें ये आदमी मिल जाए जिसकी शक्ल मैंने तुम्हें दिखाई है तो इस पर मेरा खास मंत्र पढ़कर फूंक देना। जब तुम मंत्र फूंक चुके होगे तो वो आदमी इसके असर से 3 बार दाएं बाएं सर हिलाएगा। अगर इसने ऐसा किया तो समझ लेना कि मेरे मंत्र का असर इस पर हो गया है। अगर इसने सर ना हिलाया तो इसका मतलब होगा कि इस पर किसी दूसरे हमारे दुश्मन देवता का असर भी बाकी है। समझ लेना कि कौशल्या के खानदान पर आने वाली मुसीबत आधी खत्म हो गई है, आधी खत्म नहीं हुई। कौशल्या के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नमूदार होने लगे थे। मैंने इसे कहा, जब मैंने नाग देवता का मंत्र इस दहशतगर्द पर फूंका था तो ये देखकर मैं भी परेशान हो गया था कि इस शख्स ने 3 बार तो क्या 1 बार भी दाएं बाएं सर नहीं हिलाया था। इसका मतलब था कि इस पर नाग देवता के दुश्मन देवता का असर काफी गहरा और ताकतवर है। चुनाचे इस पर नाग देवता के मंत्र का आधा असर हुआ है। कौशल्या ने परेशान होकर पूछा, महाराज अब क्या होगा, हमारी आधी मुसीबत कैसे खत्म होगी? मैंने कहा, ये बात मुझे नाग देवता से पूछना पड़ेगी। कौशल्या ने इल्तिजा की, महाराज
आप अभी नाग देवता जी से पूछ लें, वो जो हुक्म देंगे मैं वैसे ही करूंगी। मैंने कहा, इसके लिए मुझे थोड़ी सी साधना करनी होगी, समाधि में जाना होगा। ये काम मैं रात के वक्त ही कर सकता हूँ जब चारों तरफ खामोशी होगी। कौशल्या बोली, आप हुक्म करें महाराज, क्या मैं आपको रात के वक्त जब घर में सब सो रहे होंगे तो आपको लेकर छत पर आ जाऊं? मैं सर्दी में रात के वक्त छत पर नहीं जाना चाहता था। मुझे करना तो कुछ भी नहीं था। अभी मुझे खुद मालूम नहीं था कि ये लड़की कमांडो खालिद को फरार कराने में मेरी किस तरह मदद कर सकती है। मैंने कहा, नहीं नहीं, रात के वक्त छत पर आने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करना कि रात के ठीक 12 बजे गुस्ल खाने में आ जाना। मैं वहीं जाकर नाग देवता जी को हाजिरी दूंगा और इनसे सारी बात कर लूंगा। कौशल्या ने कहा, मैं आपके हुक्म पर अमल करूंगी महाराज। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। कौशल्या ने मुझे उठाकर जल्दी से अपनी साड़ी में छुपा लिया। नौकरानी छत के दरवाजे में आकर कहने लगी, माता जी कहती हैं नीचे आकर भोजन कर लो। आ रही हूँ। कौशल्या ने अपने सीने पर साड़ी को दुरुस्त करते हुए कहा और फिर चारपाई से उठी और नीचे उतर गई। मैंने बड़ी तेजी से गौर करना शुरू कर दिया कि मैं अपने मुजाहिद साथी कमांडो खालिद को दिल्ली पुलिस की अजियतनाक हिरासत से कैसे निजात दिला सकता हूँ, और इस सिलसिले में ये लड़की कौशल्या जो CIA के इंस्पेक्टर की बेटी है, मेरी क्या और कैसे मदद कर सकती है। मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। मैं अकेला सांप की शक्ल में ये काम सर अंजाम नहीं दे सकता था। एक ही तरीका काबिल अमल लग रहा था कि मैं कौशल्या से कहूं कि वो मुझे कमांडो खालिद के तहखाने को जाने वाली सीढ़ियों में छोड़ आए। मेरा ख्याल था कि मैं वहां छुप कर रहूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तहखाने को जाती सीढ़ियों में थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाया हुआ था। जब कौशल्या वापस चली जाएगी तो मैं कमांडो खालिद की कोठरी के बाहर खड़े संतरी का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कबाहत ये थी कि मैं संतरी को डस कर इसे अपने रास्ते से हटा सकता था, लेकिन इसकी पेटी से लगी हुई चाबी से तहखाने के दरवाजे का ताला नहीं खोल सकता था। एक सांप कैसे दरवाजे का ताला खोल सकता है? फिर सोचने लगा कि जब कौशल्या कोठरी से निकल रही होगी और संतरी ताला लगाने वाला होगा तो मैं इसे डस कर हलाक कर दूंगा और जल्दी से अंदर दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन इस तरह कौशल्या घबरा जाएगी। अगर मैंने इसे अपने एतमाद में लेते हुए बताया कि मैं संतरी को हलाक करने का इरादा रखता हूँ, तो मेरे पास इसको कायल करने के वास्ते कोई दलील नहीं थी कि आखिर मैं एक बेगुनाह संतरी को क्यों मार रहा हूँ। किसी वक्त सोचता कि मैं कोई ऐसी तरकीब लड़ाऊं कि कौशल्या खुद कमांडो खालिद को CIA हेडक्वार्टर से बाहर ले आए, तो ये बात नामुमकिन लगती थी। काफी सोचो विचार और गौर फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे कौशल्या की मदद से तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंचकर वहां छुप जाना चाहिए। मैं कौशल्या को ये नहीं कह सकता था कि वो मुझे कमांडो खालिद की कोठरी के अंदर छोड़ आए। ये काम मैं इससे आसानी से ले सकता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि इसके जाते ही संतरी बाहर से दरवाजे को ताला लगा देता और मैं भी कमांडो खालिद के साथ कोठरी में बंद होकर रह जाता, क्योंकि मैं अंदर से बाहर आकर संतरी को हलाक नहीं कर सकता था। तहखाने की कोठरी का दरवाजा लोहे का था। जाहिर है इसमें कोई ऐसा सुराख नहीं था जिसमें से मैं गुजरकर बाहर सीढ़ियों में आ सकता। बेहतर यही था कि कौशल्या की मदद से तहखाने की नीम रोशन सीढ़ियों में किसी जगह छुप कर बैठ जाऊं और ऐन इस वक्त संतरी को डस लूं जब वो दरवाजे पर ताला डाल रहा हो, लेकिन इस वक्त कौशल्या भी मौजूद होगी। मैं इसकी मौजूदगी में ये काम नहीं कर सकता था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आ गया, क्यों ना मैं संतरी के साथ कौशल्या को भी हलाक कर दूं। नहीं, मेरे दिल ने कहा, कौशल्या एक मासूम और बेगुनाह लड़की है। इसको कत्ल करने से खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा। मुझे एक मासूम लड़की को कत्ल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौशल्या मेरी दुश्मन नहीं थी। वो मेरी जान नहीं लेना चाहती थी। बिजली की चमक की तरह मेरे जहन में एक और ख्याल लहरा गया। मुझे गंधर्नी ने एक बार बताया था कि अगर मैं चाहूँ कि कोई मेरे जहर से हलाक ना हो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, तो मुझे इसको इस तरह डसना होगा कि मेरे जहर की बड़ी थोड़ी सी मिकदार इसके जिस्म में दाखिल हो। मुझे याद है मैंने गंधर्नी से सवाल किया था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किसी इंसान के जिस्म में सिर्फ इतना ही जहर दाखिल किया है कि इसको बेहोश कर देगा। इसके जवाब में गंधर्नी ने मुझे कहा, याद रखो, अगर तुम किसी को डस कर मारना नहीं चाहते बल्कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश करना चाहते हो, तो तुम इसको इस तरह काटोगे कि तुम्हारे सिर्फ दांत इसके जिस्म में चुभेंगे। इसके फौरन बाद तुम अपना मुंह पीछे हटा लोगे। इस वक्त यही एक तरकीब मेरे लिए कारगर और काबिले अमल थी।
इसके बाद मुझे कौशल्या से भी जुदा हो जाना था। हकीकत ये है कि हालात के पेश नजर इसके बाद मुझे कौशल्या की जरूरत भी नहीं थी। मैंने हर तरह गौर करके इस स्कीम को जहन में आखिरी शक्ल दे दी और मुतमिन होकर कौशल्या की साड़ी में आकर बैठ गया। रात हो गई। कौशल्या ने अपने पिताजी और माँ जी के साथ खाना खाया और गुस्लखाने में बाथ धोने के लिए गई और मेरी तरफ सर झुकाकर कहने लगी, महाराज मैं अब रात के ठीक 12 बजे इस गुस्लखाने में आपको ले आई हूँ। आप इस वक्त ध्यान में जाकर नाग देवता से दूसरा अफवाह मालूम कीजिएगा। मैंने कहा, ठीक रात के 12 बजे भी आने की जरूरत नहीं। जब घर वाले सो जाएं तो तुम रात को किसी भी वक्त मुझे लेकर यहाँ आ जाना। मैंने सारा मंसूबा जहन में तैयार कर लिया था। अब ये लड़की मुझे रात को गुस्लखाने में ना बिलाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपनी बात निभानी थी और कौशल्या पर ये असर डालना था कि मैं नाग देवता से मशवरा करने के बाद इसको वही सब कुछ बताता रहूं जो मुझे नाग देवता ने बताया है। रात को वो किसी वक्त उठकर गुस्लखाने की तरफ चली। मैं जाग रहा था। गुस्लखाने में जाकर इसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और मुझे साड़ी से निकाल कर इसने मुझे अपने माथे के साथ लगा लिया और दोनों हाथों में लेकर बोली, महाराज समाधि लगाइए और नाग देवता जी से मेरी तरफ से भी प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे घर की बलाएं हमेशा के लिए दूर कर दें। मैंने कहा, मुझे सामने वाली कुर्सी पर बिठा दो। इसने मुझे टूटी हुई कुर्सी पर बिठा दिया जो ना जाने कब से वहां पड़ी थी। मैंने कहा, अब तुम खामोश रहना। मैंने अपनी गर्दन नीचे डाल दी। मुझे कुछ करना तो था नहीं, बस 1-1.5 मिनट ही गुजारना था। ये 1-1.5 मिनट मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। हल्की सी फनकार मारी और फिर फन उठाकर धीमी आवाज में कौशल्या से कहा, मैं नाग देवता के दरबार से हो आया हूँ। इनसे सारी बात कर ली है। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया है वो मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। बात लंबी है। तुमने गुस्लखाने में ज्यादा देर लगा दी तो बाहर से कोई ना कोई आवाज दे देगा। इसने मुझे हथेली पर उठा लिया और आजिज़ी से कहा, महाराज मुझे कुछ तो बता दीजिए, नाग देवता ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है या नहीं।